तुम भी बोल दो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पढ़ाओ भाई। आप बोलो। आज हमारा मन नहीं पढ़ाने का। चलो कल्टी। यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आज है थर्ड पार्ट, लग्जेटिव एंड परगेटिव। ठीक, लग्जेटिव एंड परगेटिव। स्टार्ट करें? यस। ठीक, इसमें एंटी अल्सर और एंटी एमिटिक हो चुका है, तो लग्जेटिव परगेटिव के बारे में बात करते हैं। लग्जेटिव परगेटिव देखो तुम लोगों को बता रखा है ऑलरेडी। क्या है ये? बेसिकली किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, किसी को टाइट मोशन हो जाए, किसी को मॉर्निंग में फ्रेश होने में ज्यादा समय लगता है, मीन्स ज्यादा उल्टा पुल्टा खा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है ना? ठीक, तो उसके लिए क्या लग्जेटिव और परगेटिव्स दिए जाते हैं। बेसिकली लग्जेटिव की डेफिनेशन, लग्जेटिव एंड परगेटिव आर द ड्रग दैट यूज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन, दैट यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। यस, एग्जाम में आया था ना, तो फिर आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये लग्जेटिव परगेटिव क्या, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन में कहने का मतलब ये है कि चीजें जाके रेक्टम एरिया में भर जा रही हैं और वहां से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो प्रोमोटिंग द बाउल मूवमेंट मींस जो चीजें सिर्फ भरी हुई है बाहर नहीं जा रही, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसको बाहर निकालने में पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट को बाहर निकाल मींस इंक्रीज कर दिया था, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल और सॉफ्टन देम। या तो जो स्टूल है टाइट हो गया है, निकल नहीं रहा, या तो उसको निकालने में मदद की जाती है, राइट? या उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। सॉफ्ट कैसे किया जाएगा? पानी की मदद से। सॉफ्ट कैसे किया जाएगा? पानी की मदद से, राइट? तो लूज मोशन का ठीक उल्टा, किसी को टाइट मोशन हो जाए तो वहां पे लग्जेटिव और परगेटिव दिया जाता है। ठीक है, लग्जेटिव दीज आर द माइल्डर एजेंट। देखो ये क्या होते हैं, किसी को थोड़ा बहुत माइल्ड कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको लग्जेटिव देते हैं, और किसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको परगेटिव देते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग यस, ठीक है, माइल्डर एजेंट। लग्जेटिव क्या है? माइल्ड एजेंट यूज्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, स्टिमुलेटिंग द बाइल मूवमेंट ऑफ स्टूल। सॉफ्टन इट मेक द पासिंग इजियर, जिससे पास होने में, स्टूल पास होने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना? ठीक, तो ये माइल्ड एजेंट है। वहीं परगेटिव की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है इन कंपैरिजन टू लग्जेटिव, मींस ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा शक्तिशाली हैं, यूज टू इंड्यूस फोर्सफुल एंड क्विकर द इवैक्यूएशन, मींस बाउल को क्लियर करने में पावरफुल, फोर्सफुली क्लियर कर देते, इवैक्यूएट कर देते हैं बॉडी से बाहर। ठीक, बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या? परगेटिव। तो लग्जेटिव परगेटिव दोनों का एक ही काम है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना। लेकिन लग्जेटिव क्या होते हैं? लग्जेटिव माइल्ड एक्शन देते हैं, हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन। परगेटिव स्ट्रॉन्ग मींस इमीडिएटली क्लियर कर देना। ठीक, जैसे किसी की मेजर सर्जरी होने वाली है तो जाहिर सी बात है, मेजर सर्जरी वाली होने वाली है तो प्ले पेट एकदम क्लियर होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल क्लियर होनी चाहिए, तो वहां पे परगेटिव देते ताकि एकदम बाउल मूवमेंट क्लियर हो जाए, राइट? इसमें विरेचक या आरेचक बोलते हैं, लग्जेटिव को विरेचक और परगेटिव को आरेचक बोलते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ या यौगिक दवाओं को कहा जाता है जिनके सेवन से मल त्यागने में आसानी होती है। इनके उपयोग से मलाशय
इनकी सफाई आसानी से हो जाती है। ठीक, आसानी से इनकी सफाई हो जाती है। ठीक, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लग्जेटिव की बात करें। क्लासिफिकेशन ऑफ लग्जेटिव जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन असली चीज है। तो लग्जेटिव परगेटिव क्लासिफाइड इन सेवरल ग्रुप बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव, ये बल्क बनाते हैं। जैसे जब ज्यादा फाइब्रस डाइट लेते हो तो वो क्या करते हैं, स्टूल के बल्क को बढ़ाते हैं। दूसरा है ऑस्मोटिक लग्जेटिव, तीसरा है स्टिमुलेंट लग्जेटिव, और चौथा है सलाइन लग्जेटिव। तो सारी कैटेगरी कैसे याद करोगे, सारी कैटेगरी है ना, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, स्टिमुलेंट लग्जेटिव और सलाइन लग्जेटिव। तो कैसे याद करोगे, फुल फॉर्म बॉस, क्या याद रखो, बॉस, है ना, बॉस से, बी से बल्क फार्मिंग, ओ से ऑस्मोटिक लग्जेटिव, एस से स्टिमुलेंट लग्जेटिव और एस से सलाइन लग्जेटिव। क्या हो गया, बॉस। क्लियर है ना। बॉस से तुमको कैटेगरी याद हो जाएंगी लग्जेटिव परगेटिव, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, स्टिमुलेंट लग्जेटिव और सलाइन लग्जेटिव। क्लियर है, कैटेगरी याद हो जाएंगी भाई, बताओ भाई, कैटेगरी याद हो जाएंगी कि नहीं, क्यों नहीं याद होंगी, क्या समस्या है तुमको, क्यों नहीं याद, कैसे होंगी, कैसे कह दिया तुमने नहीं, कैसे कह दिया तुमने नहीं याद होंगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तुम एग्जाम में नहीं जाओगे, एग्जाम में कैसे नहीं जाओगे, पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है, इसका एग्जाम नहीं है ना, चलो ठीक है, जिसका एग्जाम उसको याद हो जाएगा, बॉस। ठीक है, बॉस से याद हो जाएगा, है ना, बल्क फार्मिंग, ऑस्मोटिक, स्टिमुलेंट लग्जेटिव, सलाइन। ठीक है, अब ड्रग्स देख लेते हैं। बल्क फार्मिंग में कौन सी है, बल्क फार्मिंग में है साइलियम, है ना, रुक जा यार, साइलियम, मिथाइल सेलुलोज, ब्रैन। ठीक, बल्क फार्मिंग क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल के बल्क को बढ़ा देते हैं, है ना, स्टूल के बल्क को बढ़ाते हैं। ड्रग कौन सी है, साइलियम, मिथाइल सेलुलोज और ब्रैन। ऑस्मोटिक लग्जेटिव में कौन सी है, मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टुलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल जिसको पीजी बोलते हैं, और सॉर्बिटॉल। स्टिमुलेंट लग्जेटिव या इरिटेंट लग्जेटिव की बात करें, इसमें बिसाकोडिल, सेना और कैस्टर ऑयल आते हैं। सलाइन लग्जेटिव की बात करें तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम सिट्रेट और सोडियम फास्फेट। इसको कैसे याद करोगे, है ना, पॉइंट ना, बॉस से कैटेगरी याद हो जाएंगी, बॉस से कैटेगरी याद हो जाएंगी कि नहीं, ठीक है, बॉस, बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, स्टिमुलेंट लग्जेटिव और सलाइन परगेटिव। अब अगर तुमको ये ड्रग्स याद करनी है तो कैसे, पत्थर में बैठकर माइंड लगाओ, पत्थर में बैठकर माइंड लगाओ कि भाई प्योर सक्सेस, कहां पे प्योर सक्सेस, बीएससी एमएस, प्योर सक्सेस बीएससी एमएस। पत्थर का पी ले लो भाई, पी से क्या हो जाएगा, साइलियम, पत्थर में मिथाइल सेलुलोज, बैठकर ब्रेन, माइंड लगाओ मैग्नीशियम सल्फेट लगाओ से लैक्टुलोज हो गया, और प्योर से हो गया पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, पॉलीथाइलिन, सक्सेस से हो गया सॉर्बिटॉल, काहे की सक्सेस, बीएससी, बीएससी और एमएस, बीएससी एमएस। पत्थर में बैठकर माइंड लगाओ, माइंड लगाओ कि कहे कि सक्सेस मिले किसमें, बीएससी एमएस में। तो ये सारी ड्रग्स का न्यूमेनिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी ड्रग्स के नाम याद रख सकते हो। ठीक, बॉस से कैटेगरी हो जाएंगी, बॉस ये BOSS। ठीक है, फिर पत्थर में बैठकर माइंड लगाओ, प्योर सक्सेस, किसमें, प्योर सक्सेस। अब इजी ट्रिक बता रहे हैं, प्योर सक्सेस किसमें, बीएससी, ये क्या है, बी बिसाकोडिल सेना कैस्टर, इसको क्या बोल सकते हो, बीएससी, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन साइंस मैग्नीशियम सिट्रेट और सोडियम फास्फेट यानी एमएस। ठीक, एमएस क्लियर है। ठीक,
तो बॉस और पत्थर में बैठकर माइंड लगाओ, प्योर सक्सेस, बीएससी इन एमएस हो जाएगा। क्लियर है? क्लासिफिकेशन में कोई डाउट? तुझे बड़ा डाउट रहता है यार। मेरे पढ़ाने से दुनिया को डाउट खत्म हो जाते हैं, इसके डाउट खत्म नहीं हो रहे। अंशिका तिवारी, कोलन का क्या बताना बेटा? गरिमा पूछो, कोलन में क्या है? क्या कोलन के बारे में क्या जानना चाह रही हो? क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा ना? ठीक, नो डाउट, गुड। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, ये रुक जाए यार। क्लासिफिकेशन हो गया, अब कैटेगरी की बात आती है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अब एक चीज दिमाग में बिठाओ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमने हमेशा बताया, एक चीज दिमाग में बिठाओ। क्यों नहीं? दिमाग में बिठाने दो यार। दिमाग में बिठाओ कि भाई टॉपिक क्या है, लग्जेटिव और परगेटिव। लग्जेटिव और परगेटिव टॉपिक है ना। ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। मींस यस, कोलन बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है तुम्हारे। इसके लिए कुछ नहीं, पीछे जाओ और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो, एचएपी का टॉपिक खोलो, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। ठीक है, है ना। फार्माकोलॉजिकल भाई देखो टॉपिक क्या है, लग्जेटिव एंड परगेटिव, लग्जेटिव और परगेटिव, है ना। तो लग्जेटिव परगेटिव काम क्या है? इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, इंक्रीज द बाउल मूवमेंट। इसका मतलब जितनी कैटेगरी है ये सब क्या करेंगी? बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करेंगी, बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करेंगी, यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का काम करेंगी। ठीक है, इंक्रीज द बाउल मोटिलिटी। उसकी क्लास 6 से 8 उसकी पढ़ाई का टाइम होता है, इसलिए वो नहीं दिखता है। तो ये बदमाश है, ये भागता रहे, भाग भाग के आ जाता है। इंक्रीज द बाउल मोटिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग द मसल ऑफ द इंटेस्टाइन, लग्जेटिव प्रमोट्स द पैसेज ऑफ स्टूल। क्या काम करते हैं? इंक्रीज द बाउल मूवमेंट। फिर इंक्रीज द वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन किसमें? वाटर रिटेंशन लग्जेट स्टूल में। स्टूल के अंदर स्टूल टाइट मोशन हो गया, क्यों टाइट मोशन? अक्सर पानी लोग कम पीते हैं तो टाइट मोशन हो जाते हैं। ठीक है, या कुछ डाइजेशन इश्यू हुआ तो टाइट मोशन हो जाते हैं। तो उसके अंदर कोई चीज बहुत ज्यादा टाइट है, उसमें पानी भर दो, लिक्विड हो जाएगी, आराम से मूव ऑन कर जाएगी। तो ये लग्जेटिव परगेटिव क्या करते हैं? या तो मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं भाई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, ताकि वो बाहर निकल जाए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को। ठीक, या फिर क्या करें? इंक्रीज द वाटर रिटेंशन। स्टूल में वाटर का रिटेंशन कर दें, वाटर को पेनिट्रेट करते, जिससे क्या वो लिक्विड में हो जाएगा, यानी स्टूल कैसा हो जाएगा? स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इजियर टू पास, कहां से? एनस से बाहर चला जाएगा। सॉफ्टन स्टूल, स्टूल सॉफ्टनर क्या करता है? रिड्यूस द स्टूल हार्डनेस, यानी एडिंग द इजियर एलिमिनेशन। कुल मिला के सबका काम एक ही है, स्टूल को बाहर निकालना। इवैक्यूएशन ऑफ कोलन, इवैक्यूएशन ऑफ कोलन। भाई लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है कोलन, है ना, कोलन का जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो कहां पे? रेक्टम में रहता है। ठीक, रेक्टम एक भाई जो लार्ज इधर ये तुम्हारा क्या है? रेक्टम है ना। ध्यान से देखो, जैसे मान लिया ये कोलन हो गया, ठीक, ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, और इधर ये एनस है तुम्हारा। ठीक, एनस है। जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक, वो सब कहां स्टोर होता है? यानी जितना भी भाई सुबह सुबह पॉटी जाते हो कि नहीं जाते? तो पॉटी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ लोगों को प्रेशर बन गया, बहुत लोगों को प्रेशर बन गया, तो वो पॉटी कहां इकट्ठा होती? वो इस रेक्टम में इकट्ठा होती है। ठीक, अब ज्यादा प्रेशर बन गया, मतलब रेक्टम पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, यानी ऊपर से कोलन एरिया से प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब उसके बाद भी कोई नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब जब यहां पे रेक्टम भर जाएगा तो ऊपर का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या होगा?
टाइट मोशन, यानी कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनका रेक्टम तो भरी जाता है, ऊपर कोलन तक भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, उसके पीछे की वजह है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। टाइट मोशन का सबसे बड़ा काम है ना, टाइट मोशन का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसका सबसे बड़ा रीजन, जितनी ज्यादा देर तक ये वेस्ट मटेरियल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, तो जितनी देर तक ये रहेगा पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा। और जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अंदर क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसा रहेगा, वो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट टाइट हो जाएगा। और जो टाइट हो जाएगा तो वो आसानी से बाहर नहीं जाएगा। जब बाहर जाएगा तो अगल बगल की वॉल को डिस्टर्ब करेगा, यानी पेनफुल मूवमेंट होगा। ठीक है, और एनस से बाहर जाने में तो बहुत है पेनफुल होगा। इसी तरह अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन होता रहा तो लोगों को बड़ी ही खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं पाइल्स। ना किसी को बताते बनती है और ना खुद झेलते बनती है। चलने में भी दिक्कत, बैठने में भी दिक्कत, बोलने में भी दिक्कत। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं सही हुआ तो कुछ टाइम के बाद भाई क्या है, भाई टाइट मोशन आते रहेंगे, अगल बगल घाव हो जाएगा, क्योंकि अंदर का एरिया कैसा रहता है, स्मूथ रहता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन कि भाई रेक्टम भर गया, रेक्टम भर गया और लार्ज इंटेस्टाइन में मटेरियल सब पड़ा हुआ है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जितनी देर तक रहेगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा, और पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा तो चीजें टाइट हो जाएंगी और फिर मोशन टाइट हो जाएगा। रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन, आसानी से नहीं। जब लोग पानी, बहुत कुछ लोगों को देखते 2 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं, 2 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी पिया, उनका मूवमेंट एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोगों को आधे घंटे भी समस्या होती है। यस, उसके भी कई टाइप होते हैं। हम पाइल्स के टाइप पढ़ने थोड़ी बैठे हैं, पाइल्स के टाइप पढ़ने थोड़ी बैठे हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ रहे हैं, लग्जेटिव परगेटिव के। बात क्लियर हुई? तो इवैक्यूएशन ऑफ कोलन, परगेटिव इंड्यूस द मोर विगरस इवैक्यूएशन। तो जैसे ही तुम्हें मालूम है कि परगेटिव स्ट्रांग होता है और लग्जेटिव माइल्ड होता है, ठीक है, तो जब भी कोलन तक बात पहुंच जाए तो परगेटिव देते हैं, जिससे इमीडिएटली तुरंत इवैक्यूएशन हो जाए कोलन का। नीड फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर व्हेन द कॉन्स्टिपेशन इज सीवियर। जब सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और डायग्नोसिस करनी है तो जाहिर सी बात है भाई एलिमेंट्री कैनाल की डायग्नोसिस करनी है ना, कि कहीं घाव तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं समस्या हो गई है, तो वो क्लियर होगा तभी तो, अंदर मटेरियल भरा होगा तो थोड़ी ना डायग्नोसिस हो जाएगी। क्लियर? तो इवैक्यूएशन ऑफ कोलन, तब लग्जेटिव परगेटिव। अल्टर द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ हो जाता है ना, यानी सम लग्जेटिव पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक और सलाइन टाइप कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम जहां जहां पानी वहां वहां, सीधी बात है, जहां जहां सोडियम जाएगा, सोडियम अगर यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर जाएगा। शरीर के अंदर पानी की कमी होगी तो सबसे पहले सोडियम को रोक लो, सोडियम तुमने रोक लिया तो पानी उसके पीछे पीछे आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सोडियम के पीछे पीछे पानी चलता है, सोडियम के साथ पानी चलता है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी अल्टर हो जाते हैं। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद रहे, कैटेगरी से ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन बनते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्लासिफिकेशन ही सबसे सब कुछ है फार्माकोलॉजी में। याद हो गया तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो कैटेगरी बेस पे, भाई कैटेगरी लग्जेटिव परगेटिव है, लग्जेटिव परगेटिव का खाली एक ही काम, राइट, खाली एक ही काम है, स्टूल को सॉफ्ट करके और बॉडी से बाहर इवैक्यूएट कर देना। फिर डोजिंग की बात कर लो, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव जैसे साइलियम है, 1 से 2 टीस्पून यानी 3 से 6 ग्राम 240 ml पानी में 1 से 2 बार देते हैं। स्टिमुलेंट लग्जेटिव जैसे बीसाकोडिल 5 से 15 mg ओरली बेड टाइम पे, या 10 ग्राम सपोजिटरी के तौर पे 10 ग्राम की सपोजिटरी लगा देते हैं। ऑस्मोटिक लग्जेटिव लैक्टुलोज की बात करें 15 से 30 ml दिन में एक बार, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर कॉन्स्टिपेशन, उसके हिसाब से डोज एडजस्ट की जा सकती है। मैग्नीशियम सल्फेट 10 से 30 ग्राम डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे बच्चे हैं, ये देख के कंफ्यूजन होगा उनको, राइट।
ठीक है, ये देख के कंफ्यूजन होगा तो डोज में पहले भी बता रहा हूं कि कभी नहीं याद होगी और याद करने की जरूरत भी नहीं। सलाइन की बात करें, मैग्नीशियम सिट्रेट 150 से 300 ml एडल्ट के लिए और 1 डोज रैपिड इफेक्ट के लिए, यानी ज्यादा तेजी से काम करती है। ठीक है, इंडिकेशन यानी कब देना है, तो भाई कब देना है सिंपल सी चीज है। कब देने का क्या मतलब है? कब देने का मतलब यह है कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन जितने तरीके से हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज प्राइमरली इंडिकेशन फॉर द लग्जेटिव एंड परगेटिव। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो लग्जेटिव परगेटिव दे सकते हैं। क्या हुआ? क्या लेके आए हो? है बाउल, बाउल प्रिपेयर। चॉकलेट किस खुशी में? हाँ? किस खुशी में? अरे चॉकलेट खाते हैं ना हर रोज। तो पूरी नहीं दोगे क्या? मम्मा ने बोला कि इसकी पापा को थोड़ी सी दो, हमने थोड़ी आधी तोड़ लीजिए इससे। थैंक यू। तो इंडिकेशन कब करते हैं, मींस कब दवा देनी? जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो। ठीक है, प्रियर द सर्जरी। प्रियर द सर्जरी मींस कहीं अगर सर्जरी करनी है तो जाहिर सी बात है इवैक्यूएशन यानी परगेटिव देके बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट क्लियर करते हैं। ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी ओपियोइड डेरिवेटिव्स यानी जैसे मॉर्फिन वगैरह देते हैं, कोडीन वगैरह देते हैं, तो साइड इफेक्ट के तौर पे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अब उस केस में क्या साइड इफेक्ट है, तो फिर लग्जेटिव दिया जाता है पेशेंट को। या ज्यादा एंटीबायोटिक पेशेंट खा ले तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है? तो उस केस में भी लग्जेटिव दिया जाता है। क्रोनिक कंडीशन मतलब बड़े लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन किसी को हुआ है, मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं आईबीएस, जिसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको में ऑल्सो रिक्वायर्ड लग्जेटिव यूज। तो फिर उसको भी फ्रेश होने के लिए लग्जेटिव चाहिए। स्ट्रेनिंग रिलीफ पोस्ट सर्जिकल मींस किसी की सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है, जाहिर सी बात है मेजर सर्जरी के केस में भी कभी कभी यस ऑपरेशन के समय ज्यादा जाता है ना, ऑपरेशन के बाद भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत लोगों को हो जाती है, तो उस समय भी लग्जेटिव यानी इनेमा वगैरह लगा के पेट को क्लियर किया जाता है। तो ये इंडिकेशन है, मींस कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरीके का हुआ तो लग्जेटिव परगेटिव दिया जाता है। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब नहीं देना है। तो कुछ चीजें हमने क्लियर कर रखी हैं कब नहीं देना है। किसी पेशेंट, कोई भी पेशेंट किसी दवा के लिए हाइपर सेंसिटिव है, मतलब दवा लेते ही वो उसको एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं, उन कंडीशन में नहीं देना। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो नहीं देना, कोई फीडिंग मदर है तो नहीं देना, मींस बच्चे को कोई माँ दूध पिलाती है, राइट। या फिर कह सकते हो किसी की किडनी खराब है, रेनल फेल्योर, या किसी का लीवर गड़बड़ है, तो इन कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है, यहां पे ये तो कॉमन है ही है, हाइपर सेंसिटिविटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। यूज केस द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज है, किसी के इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज है तो नहीं देना है ना। एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है किसी को, तो उस कंडीशन में लग्जेटिव नहीं देना। जैसे किसी को अपेंडिक्स वगैरह की प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी लग्जेटिव नहीं देना है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, अगर किसी को बहुत ज्यादा पानी शरीर से निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया है, तब भी लग्जेटिव नहीं देना है, क्योंकि लग्जेटिव शरीर का पानी निकाल के स्टूल में डाल देता है, और डिहाइड्रेशन में आपके शरीर में वैसे ही पानी कम हो गया। इस कंडीशन में अगर आप लग्जेटिव देते हो तो फिर पेशेंट के लिए समस्या ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की बात करें, अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है तो नहीं देना। ठीक है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन या छोटे बच्चे हैं, 2 साल से छोटे बच्चे हैं, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को यह दवाई नहीं देनी है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, अभी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। अगर रास्ते में रुकावट है, जैसे तुम रास्ते से जा रहे हो और बीच में लैंडस्लाइड हो गया, तो क्या बोलते हैं? रुकावट, है ना। तो किसी तरह का अगर इंटेस्टाइन में रुकावट है तो फिर लग्जेटिव नहीं देना। नहीं तो होगा क्या, ऊपर से लग्जेटिव आ रहा है और आगे जा नहीं रहा है, तो फिर प्रेशर बनता रहेगा और बीच की मसल्स फट जाएंगी, डर रहता है। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, क्लियर। अब ये कैटेगरी तो खत्म हो गई तुम्हारी। अब इसी कैटेगरी से रिलेटेड थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऑपरेशन के समय लग्जेटिव क्यों दिया जाता है? ऑपरेशन के समय लग्जेटिव इसलिए दिया जाता है क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट डर जाता है। भाई मान लिया पेशेंट बेहोश कर दिया गया, पेशेंट डर गया और जब बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो स्केलेटल मसल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाएगा तो फिर ना चाहते हुए भी शरीर के अंदर से पॉटी बाहर निकल जाएगी। अब सोच के देखो, सोच के देखो, अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट वहीं पॉटी कर दे। या कई बार भाई जाहिर सी बात है जहां पे ट्रीटमेंट है वो चीज क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए किसी भी कंडीशन में किसी भी मेजर ऑपरेशन से पहले आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्या क्लियर किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन H2 रिसेप्टर, यस आंसर्स पहले ही आ गए। इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, बिल्कुल ठीक है। ठीक, गनौरी जी बड़ा लेट हो गए यार तुम, है ना। ओमेप्राजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंटी अल्सर ड्रग, क्या बोलोगे भाई? एंटी अल्सर ड्रग, ओमेप्राजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। Yes, proton pump inhibitor, very good. Which of the following is not a common side effect of H2 receptor antagonist? अभी पढ़ाया था, H2 receptor antagonist का कॉमन साइड इफेक्ट क्या नहीं है? दैट इज, क्या नहीं है कॉमन साइड इफेक्ट? गैस्ट्रिक, इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज नहीं करता, राइट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, H2 रिसेप्टर। सुक्रालफेट वर्क बाय सुक्रालफेट कैसे काम करता है भाई? सुक्रालफेट अल्सर में पढ़ाया था, सुक्रालफेट एंटी अल्सर ड्रग में सुक्रालफेट के बारे में बात की थी हमने। सुक्रालफेट के बारे में बात की थी। यस, दैट इज फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव बैरियर ओवर द अल्सर। भाई स्टमक है ना, मान लिया स्टमक में कहीं अल्सर हो गया तो सुक्रालफेट देते हैं तो वो क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे HCl भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, कुछ खाते पीते चटर पटर हो तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, मिसोप्रोस्टॉल ऑफ द साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट वर्क बाई, बिल्कुल सही, मिसोप्रोस्टॉल साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। यार किसी के पास इलाहाबाद की खबर है क्या? आज की एक का स्टेटस मींस कल का स्टेटस क्या था? आज से तो भीड़ कम हो जानी चाहिए। अरे 16 को हमको जाना है यार, भीड़ कहीं फंस ना जाए, बस यही डर है। कोई है इलाहाबाद का भी? मिसोप्रोस्टॉल साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट, कल बता दोगे ललित? ठीक है, कल तुम मुझे 10 बजे फोन करो जैसे आज किया था ना, कल मुझे 10 बजे जरा स्टेटस लेना कि क्या स्थिति है। ठीक, यस, स्टिमुलेटिंग द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, साइटोप्रोटेक्टिव किस तरह मिसोप्रोस्टॉल क्या काम करता है? तुम्हारा तो पुनिता रूट उल्टा है ना, हम पता कर लेंगे, परेशान मत हो। प्रवीण आज तो यार ठीक हो जाना चाहिए, कल आखिरी स्नान था, खत्म हो गया है तो अब तो क्लियर होना चाहिए। नागा साधु वगैरह भी चले गए होंगे, जो कल्पवास वाले थे उनका 1 महीना पूरा हो गया, वो भी चले जाएंगे। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ PPI, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, एक वो 26 वाला है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं लोग। यस, अच्छा तुम्हारा भाई है, हाँ तो पूछो जरा। यस, मोस्ट कॉमन एडवर्स दैट इज विटामिन B12 डिफिशियंसी। क्या होगी? विटामिन B12 डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन। अगर PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लगातार आप ले रहे हो तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। सिमेटिडीन इज एन एग्जांपल ऑफ, सिमेटिडीन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या एग्जांपल है सिमेटिडीन का? किसका एग्जांपल है? सिमेटिडीन इज एन एग्जांपल ऑफ, यस दैट इज
ओके ओके, चलो फिर 16 को मिलते हैं सब लोग, है ना। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देखो हमारा तो सिस्टम एक है भाई, अगर भीड़ नहीं रही तभी जाऊंगा, नहीं तो कहते हैं ना फिर घर नहा लेंगे, मान लेंगे कुंभ नहा लिए। भीड़ नहीं रही तो फिर तो जरूर जाऊंगा 16 को। ठीक है। यस, रेनिटिडीन इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ ड्रग इन द सेम क्लास एज सिमेटिडीन। व्हाट इज दिस क्लास कॉल्ड? हम्म, हाँ अपडेट कर दो तो बढ़िया, बढ़िया अच्छा है सर। 16 को संडे भी है ना, कोई क्लास का भी चक्कर नहीं रहता है। अनदर एग्जांपल ऑफ ड्रग सेम क्लास एज सिमेटिडीन। कौन सी भाई सिमेटिडीन की दूसरी क्लास कौन सी है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कौन सी है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय H पाइलोरी इन्फेक्शन। यस, H पाइलोरी इन्फेक्शन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ओके ओके ओके, प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, yes, that is triple therapy with antibiotic and PPIs. The main advantage of PPI over H2 receptor antagonist is, main advantage of PPIs over H2 receptor antagonist is, सन्ना तुझसे क्यों गुस्सा होंगे पागल? अब गुस्सा उस समय किसी से होते नहीं हूं, जो गुस्से वाली बात करते हैं उनसे तो होता नहीं, तूने तो कोई ऐसी बात भी नहीं कही। The main advantage of PPIs over H2 receptor antagonist। इवन तुम लोग घर आए थे, बहुत अच्छा लगा, तो हमारे यहाँ फिर से कहा जा रहा है कि भाई पुनीता और सना को फिर बुलाया जाए, आपकी खाने पे बुलाया जाए, तो किसी दिन प्लान करके आओ तुम लोग। मेन एडवांटेज ऑफ पीपीआईज। ललित तू भी आ जाए यार, क्या दिक्कत है? अब ये दोनों आ चुके हैं इसलिए इन दोनों को बोल दिया, तुम लोग भी आओ, बिल्कुल कभी भी आओ, बिल्कुल बिल्कुल। यस, 100% ना। मोर इफेक्टिव हीलिंग अल्सर। क्या करते हैं एडवांटेज पीपीआई, क्या करते हैं? बहुत इफेक्टिव होते हैं अल्सर को हील करने में। लीमा मैंने दोनों को बुलाया नहीं, ये दोनों आए थे, इन दोनों ने एड्रेस ढूंढ लिया। अब सोच के देखो, जो खुद आए तो भाई जो एक बार आया उसी को बुलाएंगे ना। अब कौन आना चाहता कौन नहीं आना चाहता मुझे क्या मालूम, मैं किसी को बुलाऊं कोई बुरा मान जाए तो, है कि नहीं। अब उन्होंने वो आए, सब फैमिली से मिल चुके हैं, घर के बारे में पता है। भाई जैसे सना है अपने फादर के साथ आई थी, पुनीता उसके साथ आई थी, राइट। तो अब उन्होंने देखा कि भाई हाँ भाई फैमिलियर एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं कि कोई अकेले रहता हो, है कि नहीं। तो ये दिमाग, ये भी चीजें दिमाग में भैया, एज ए टीचर मुझे भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है ना, कि ऐसा तो नहीं कि किसी को खराब लगे। चलो भाई, ओके। ठीक, तो इसके आगे एक कैटेगरी और बची है, बाकी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। यस प्रज्ञान, बिल्कुल सही। चलो भाई, बाय। कोई बात नहीं बीनू, अंशिका अयोध्या तो आता रहता हूं। चलो बाय।